हेलो एवरीवन, वेलकम टू यथार्थ आईएएस। इस प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं आरएएस की तैयारी। इसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक के अंदर ये हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें किस टाइप से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को क्लियर करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। इस टाइप से हम इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद दिस टॉपिक ऑफ स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी लोगों ने जो है हमें बचपन में पढ़ते थे, जो उस टाइम पे हमने ये एक चीज़ बार बार हमें सिखाई जाती थी कि आप कोई भी चीज़ को रब करते हो, लाइकवाइज आप कोई पेपर है, पेपर को अपने हेड पे रब किया आपने, या कोई भी दो चीज़ों को आपस में रब करने पे उनमें एक काइंड ऑफ क्या होता है, कुछ अट्रैक्ट और रिपल्सन का हमें फील होता है। ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन होती है ये डेवलप होती है चार्ज की वजह से। So this particular word static is related to the charge। जो आपका स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है उसी से ही रिलेटेड है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चार्ज क्या चीज है, सबसे पहले हम इसी के आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कॉजेज और एक्सपीरियंसेस इट टू द फोर्स। यानी कि किसी भी मैटर की इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके एग्जिस्टेंस के साथ में रिलेटेड होती है। यदि वो मैटर के ऊपर वो प्रेजेंट होगा तो वो फील होगा, यदि प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फील नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो कि कोज करती है एक फोर्स जब प्लेस किया जाता है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आइदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब उसको रखते हैं हम, एक काइंड ऑफ फोर्स जो है उसके ऊपर फील होता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दोनों टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो इस चार्ज के होने का मतलब है कि किसी भी मैटर पे यदि चार्ज प्रेजेंट है तो उस वजह से उस मैटर पे एक काइंड ऑफ फोर्स लगेगा। फोर्स कहाँ पे लगेगा, या तो वो मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी वो चार्ज, क्योंकि फ्लो ऑफ द चार्ज से क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ये सब चीजें हम आगे प्रोसीड करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है जो कि मैटर के ऊपर प्रेजेंट होता हो और अपनी प्रेजेंस की वजह से मैटर के ऊपर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स दो टाइप का हो सकता है। जो फोर्स लगता है वो दो टाइप का होता है, या तो अट्रैक्शन फोर्स या फिर आपका रिपल्सन फोर्स। कब अट्रैक्शन फोर्स लगता है और कब रिपल्सन फोर्स लगता है ये चीज हम स्टडी करेंगे फर्दर आगे। तो यहाँ पे इस बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की प्रेजेंस की वजह से मैटर पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने स्टडी किया। When placed an electromagnetic SI unit of the charge is coulomb। जो इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट अलग अलग होती हैं सभी की, जैसे कि हमें जो है वेट होता है, वजन होता है, उसकी किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर होती है। उसी टाइप से हमारे चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, ये कुलाम है। इसके खोजकर्ता के सम्मान में ऑगस्टिन डी कुलाम जो है खोजकर्ता थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज की खोज की थी और उन्हीं के रेस्पेक्ट में इनकी एसआई यूनिट रखी गई है, वो है कुलाम। अब यहाँ पे आपने दो चीज देख रहे होंगे। सबसे पहले कि जो आपके लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब जैसे चार्ज मैंने बताया कि दो नेचर का हो सकता है, या तो चार्ज पॉजिटिव होता है या चार्ज नेगेटिव होता है। अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव आपका कब होता है और नेगेटिव कब होता है। देखिए, जब भी कोई मैटर आपका कुछ भी हो सकता है, मैटर के अंदर मेटल
जो है आपकी मेटल होती है, दैट इज ऑल्सो ए मेटल। अब कोई भी अदर चीजें जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है चार्ज को ट्रांसफर करने की, उन मैटर की हम बात कर रहे हैं। हर एक मैटर जो होता है वो चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर पाता, उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है या डोनेट कर रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी मैटर डोनेट करता है या दे देता है, ट्रांसफर कर देता है अपने आउटर ऑर्बिट से, एटम के आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है, तो उस पर्टिकुलर मैटर पे क्या रहेगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स को यदि एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, अपने आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले मैटर पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। So that is the concept of positive and negative charge in this concept. So अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि मान लीजिए कोई दो मैटर हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों के दोनों मैटर यदि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं या दोनों के दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, कहने का मतलब है कि दोनों मैटर जिनके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के ऊपर सेम काइंड ऑफ चार्ज है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, दूर भेजने वाला। सो जो लाइक चार्जेज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं। ये पर्टिकुलर एक कंडीशन मान लीजिए, या फिर हम लॉ या फिर कॉन्सेप्ट कह सकते हैं रिलेटेड टू दी चार्जेज। इसी के अपोजिट क्या होता है, यदि चार्जेज अपोजिट हों, यदि अपोजिट चार्जेज हों, यानी कि आपका यदि पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को दोनों को रखा जाता है, तो वो दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि जो होता है यहाँ पे अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एंड सेम या लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों के दोनों दिमाग में याद रखने हैं। ओके, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो कि बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं विच आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज, तो उससे रिलेटेड जो है हम यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। द चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया गया है, उस प्रॉपर्टी को बताया भी गया है। थोड़ा सा इस पे डिटेल में जाकर के हम चर्चा कर लेते हैं। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी एंड एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। Those quantities means either the force or anything like velocity, कोई भी आपकी quantity होती है, speed is a quantity, velocity is a quantity, and potential and gravitational force, energy, etc. Whichever quantity you are talking about has either the scalar property or the vector property. And what is the difference between scalar and vector properties? देखिए, स्केलर का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है। यानी कि इस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन की बात नहीं की गई है कि ये हमेशा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और जो क्वांटिटी आपकी क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती है, जो क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों की दोनों चीजें यदि प्रेजेंट होती हैं तो वो आपकी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, इसका एग्जांपल यदि हम लें
इस क्वांटिटी के प्रेजेंस का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे स्पीड जो होती है, आप अपनी गाड़ी के अंदर बोलते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही तो बोल रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है। अब ये तो नहीं बताया कि 80 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जो है नॉर्थ दिशा में जा रही है, साउथ दिशा में जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये हमने एसोसिएट करके नहीं बताया। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, क्वांटिटी बताई कि 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर यदि हम बोल रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दी मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमने डायरेक्शन को डिस्कस किया ही नहीं। अगर इसी के साथ में हम डायरेक्शन को और ऐड कर दें, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, then it will become a vector quantity that is velocity। तो वेलोसिटी जो होती है आपकी, उसके अंदर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसी टाइप से आपका यदि हम बात करें फोर्स, तो देखिए फोर्स हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स को कैसे कहते हैं हम, कि 10 न्यूटन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाया, कौन सी भी डायरेक्शन हो सकती है आपकी, ऑब्जेक्ट को अलोंग द स्लोप, डाउनवर्ड द स्लोप, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इफ आई एम अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका स्लोप है। सो इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द स्लोप विद द 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड। सो ये आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 10 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड हो गया और डाउनवर्ड आपकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो दोनों मिलाकर के फोर्स आपका क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनको इस एरो के साथ में लिखा जाता है, उनका जो सिंबल होता है टू रिप्रेजेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स को हमेशा आप ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे। वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी को भी ऐसे ही लिखते हैं, स्पीड के ऊपर ये साइन नहीं होता है। सो आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट जो है स्केलर एंड वेक्टर वाला, ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज को आगे डिस्कस करते हैं। सो चार्ज इज ए स्केलर, सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है और उसी को आगे डिफाइन किया है। द चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होगा जब मैटर की डोनेट करने वाली प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, तब उस पर्टिकुलर मैटर पे, ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यदि एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होती है तब उस पर्टिकुलर कंडीशन में नेगेटिव चार्ज आता है। तो चार्ज दोनों टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है एटम और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी आइदर द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन और टेकन। Next, the charge is a conserved quantity. It is also a very good property to remember कि चार्ज जो होता है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। कंजर्व्ड का मतलब होता है which neither can be destroyed, और इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो कंजर्व्ड का मतलब है neither created nor destroyed। अब देखिए दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अभी अभी तो हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके उसको पॉजिटिव चार्ज दिया था, तो ये क्रिएट करना हुआ नहीं। आपने जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो ओवरऑल तो क्या है, टोटल जो इनका संख्या है, जो इनके नंबर्स हैं वो तो कांस्टेंट हैं, उतने ही हैं, बस उसको ट्रांसफर किया है आपने। क्रिएट करने का मतलब होता कि पूरे कहीं से भी आउट ऑफ द बॉक्स आप एक नया इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते, तब वो क्या होता है, एक डिफरेंट चीज होती। लेकिन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी वजह से कि एट प्रेजेंट मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और यदि हम कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ला करके ऐड कर देते हैं तो इस पे जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। अब
यहाँ पे पॉजिटिव और पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इस वजह से ये न्यूट्रल हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, कंजर्व्ड नहीं है। मैंने लिखा नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है चार्ज। हम इसी को ही फिर से इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो ओवरऑल जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एंड चार्जेस की, वो क्या रहती है, आपकी कंजर्व्ड रहती है। वो ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं। उनकी संख्या है, हालांकि इनकी संख्या के अंदर की पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे, नेगेटिव, इनके अंदर चेंजेस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट ही है, यदि हमने उसको यहाँ से यहाँ डाल दिया तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ से वापस यहाँ पे ले आए तो ये न्यूट्रल हो गया। तो ये ट्रांसफर हो रहा है, कोई नई चीज क्रिएट नहीं की जा रही है, इसीलिए आपका जो चार्ज होता है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी कंसीडर किया गया है। जो आपके मैंने 3 टाइप के चार्जेस बताए हैं, आपके पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, ये तो 2 बेसिक चार्जेस प्रेजेंट ही होते हैं। कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब है जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, 0 चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। तो ओवरऑल जो नेट चार्ज है इस ऑब्जेक्ट का, नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की संख्या यानी कि नंबर ऑफ दो इलेक्ट्रॉन्स एंड जो प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर ओवरऑल इक्वल है, दैट्स व्हाई द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 0 एंड व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट विद द 0 नेट चार्ज will be known as the neutral object. So basically हम चार्ज को पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है एंड 0 चार्ज का मतलब हो गया आपका वो न्यूट्रल होता है। ये हमने इसके बारे में स्टडी किया। अब आपका जो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पे इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपको उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए पूछ सकते हैं कि आइदर इट इज कंडक्टर और इंसुलेटर। और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में भी एक क्वांटिटी, एक टाइप ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है, दैट इज सेमीकंडक्टर। इन तीनों के बारे में हम एक बार अच्छे से समझेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तब आगे प्रोसीड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर्स, देखिए कंडक्टर्स जो हैं आपके वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ द चार्जेस एंड दैट इज फ्लो ऑफ द चार्जेस के अंदर आपका क्या होता है, देखिए जो हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव चार्ज जो है एक एटम के अंदर, ये आपका एटम है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स पे कंसीडर किया जाता है। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसका कॉन्सेप्ट भी देखें। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से हालांकि हमें पता है कि प्रोटॉन जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई प्रोटॉन्स आर नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर ऑर्बिट्स के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, दीज आर मूवेबल। सो हमेशा जो आपका चार्ज होता है, जो फ्लो होता है चार्जेस का, वो आपका किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के अंदर
उन सब्सटेंसेज को कंडक्टर कहा जाता है जिनके अंदर फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजी होता है, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल होगा। और वो सभी सब्सटेंसेज जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट आपके किसके अंदर आते हैं, कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो those which allow the electricity to pass through them easily are called as the conductor. And electricity क्या होती है, flow of electrons की वजह से होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो बेसिकली जो मैंने कहा वो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंसेस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को इजीली आने देते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। और हमने जब मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स जो होती हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल यदि हम लें, एग्जाम्पल तो मेटल्स हो जाएगा लाइक कॉपर, सिल्वर, जिनके अंदर क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो दीज आर गुड कंडक्टर्स। इसी वजह से हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, कॉपर की वायरिंग होती है या एलॉयज होते हैं कॉपर और इन सब के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक द ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस to the passage of the electricity and they are known as the insulators। कहने का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स, वो सब्सटेंसेस, वो मेटल जो नॉन मेटल्स के अंदर तो क्या होता है आपका गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है गुड कंडक्शन की। नॉन मेटल्स सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा, जिनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो या तो होता ही नहीं है या ना के बराबर होता, बहुत माइन्यूट होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। सो यहां पे हम दो कैटेगरी के बारे में हमने बात की, वन इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर के अंदर क्लियरली passes electricity, example metal, and insulator don't allow passage of electricity, and example plastic and wood। ये पढ़ा। अब मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी आती है, वो होती है आपकी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर दोज सब्सटेंसेस which conduct or allow the pass of electricity under certain circumstances or condition। जनरली वो क्या होते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। नोट बोला मैंने कि जो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम उनके अंदर कुछ कंडीशंस, यानी कि कुछ कंडीशंस के तौर पे क्या हो सकता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, एज वेल एज उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मैच करना होगा, ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंदर यदि वो इंसुलेटर स्टेज से कंडक्टिंग स्टेज के अंदर आ जाएंगे तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। यानी कि ये नेचुरली इनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम होता है, लेकिन दे कैन बी गुड कंडक्टर्स अंडर सर्कमस्टांसेज। सर्टेन सर्कमस्टांसेज या कंडीशंस के ऊपर ये क्या कर सकते हैं, गुड कंडक्टर में। तो बीच की जो कंडीशन होती है, यानी कि दे कैन बिहेव बोथ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, दोनों टाइप का बिहेवियर रखते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, इन दोनों के बीच की स्टेज का वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। कंडक्टर जो होते हैं वो टोटली पास करते हैं, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और चार्जेज को,
और इंसुलेटर जो है जो कि आपके अलाउ नहीं करते हैं वो आपके इंसुलेटर में आ गए। सो ये दोनों टाइप का जो है हमें पढ़ाना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे की हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसीड करने के लिए। नेक्स्ट जो है आपका कुलाम्स लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ भी जिसको कहा जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वही कुलाम जो है ऑगस्टिन डी कुलाम जिनके बारे हमने बात की थी, जिन्होंने चार्ज की यूनिट का नाम जो कुलाम है उनके रेस्पेक्ट में रखा है, उन्होंने ही क्या किया था, कुलाम्स लॉ को बताया था। कुलाम्स लॉ किसके बारे में बताता है? कुलाम्स लॉ बताता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन दी स्टैटिक चार्जेज। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में मीडियम के अंदर, उनके ऊपर लगने वाले फोर्स के, जो फोर्स आपस में वो चार्जेज एक दूसरे के साथ में फील करते हैं, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है कुलाम्स लॉ। देखिए, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द कुलाम्स लॉ, आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, ऐसा तो होता नहीं कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो और कोई एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। यदि वो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, तो इस टाइप से उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होंगे। अब इतने सारे चार्जेस जो प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लगाते हैं। तो इन सारे फोर्सेस को आपस में जो चार्जेस एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं इन ए मीडियम, तो ये स्टडी किया था कुलाम ने और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक लॉ बताया था, एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, एक फॉर्मूला दिया कि किस टाइप से जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कुलाम, लेट्स स्टडी अबाउट द डेफिनेशन। क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो वर्ड है हमने यूज किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि चार्जेस जो हैं स्टेशनरी है, मूविंग नहीं है, मूविंग नहीं है, स्टेशनरी है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में हम बात करें, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों टाइप का फोर्स हो सकता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडीज। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडीज के अंदर वन बॉडी कुड बी पॉजिटिव चार्ज्ड एंड अदर कुड बी नेगेटिव चार्ज, और बोथ कुड बी पॉजिटिव और बोथ कुड बी नेगेटिव चार्ज्ड। कोई भी कंडीशन हो, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी में जो कि स्टेशनरी फेज के अंदर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस of the bodies and inversely proportional to the square of the distance between these two charges. The field जो है okay. So अब अकॉर्डिंग टू कुलाम हम इसको स्टडी करते हैं और इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सर कुलाम ने बताया कि आपके कोई भी दो बॉडीज जो कि चार्ज्ड हैं और स्टैटिक मोड के अंदर हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, उस पे इन्होंने मैग्नीट्यूड पे यहाँ पे बात की जा रही है, डायरेक्शन पे नहीं। सो डायरेक्शन की बात हम कर चुके हैं कि फोर्स जो होता है यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये वाला जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है, और एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा ये फोर्स होगा ये अट्रैक्टिव होगा। अब अकॉर्डिंग टू कुलाम जो फोर्स होगा इन दो चार्ज बॉडीज पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों के। मान लीजिए इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, तो चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड साइमल्टेनियसली जो फोर्स होगा, देखिए मैं यहाँ पे एरो लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि फोर्स होता है जो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज चार्जेस। इनके जो सेंटर से
सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने डी डिस्टेंस बोला है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या होगा, यदि इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, यदि डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, दूसरी को बढ़ाया जाएगा तो वो पहले वाली है वो घट जाएगी। यानी कि यदि डिस्टेंस को हम कम करते हैं, चार्जेस को और पास में ले आते, इस टाइप से डी डिस्टेंस सिर्फ इतनी बच जाती तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अब इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर दें, यानी कि यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम लिख सकते हैं F is proportional to Q1 into Q2 multiplication of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the centers of these two charges। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं हम, एक K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। अब यहाँ पे K जो है इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं एंड इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो यहां से ये जो फॉर्मूला है फोर्स का, व्हाट फोर्स दीज टू चार्ज बॉडीज विल एक्सपीरियंस, ये आपका यहाँ पे ये निकल के आता है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब कि कोई भी दो चार्ज बॉडीज जिनको एक स्टैटिक मीडियम के अंदर रखा गया है आसपास, तो वो आपस में एक दूसरे पे क्या करेंगी, ये फोर्स एक्सर्ट करेंगी। अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन डिसाइड होगी चार्ज बॉडीज Q1 और Q2 कैसे हैं। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्शन की एक दूसरे पे हो जाएंगे। अगर अपोजिट हैं नहीं है और एक सेम है तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो है डिसाइड हो जाएगी। कैसे, ये एक हमारा मैटर है जिसके अंदर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे Q1 Q2, तो Q1 जो है इसके ऊपर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, अट्रैक्ट कर रहा होगा। और Q2 पे Q1 की वजह से, यानी कि Q2 पर इसके ऊपर जो है Q1 की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा है, अगेन ये नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो ये डायरेक्शन जो हो जाएगी आपकी ऐसे अट्रैक्शन की हो जाएगी। सेम चीज यहां पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर हो जाएगा। मान लीजिए पॉजिटिव Q2 अगेन पॉजिटिव। अब Q1 के ऊपर Q2 की वजह से कौन सा चार्ज लगेगा, दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्सिव लगेगा। रिपल्सन के अंदर यदि रिपल्सन है तो दैट मीन्स एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, दूर भेजेंगी। तो Q2 इसके ऊपर Q1 की वजह से जो चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा, रिपेल करने वाला, दूर भेजने वाला लगेगा। और इसके ऊपर कैसा चार्ज लगेगा, इसकी वजह से रिपेल करने वाला। तो यहाँ पे जो होगा वो इस टाइप का फोर्स लगेगा ड्यू टू द रिपल्सन, इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बता रहे थे हम कि Q1 के ऊपर जो है आपका Q2 की वजह से कौन सा लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे रिपेल हो रहा है। अब ये तो हमने डायरेक्शन की बात कर ली, अब इसकी बात करते हैं। तो Q1 Q2 तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला में रखेंगे वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि Q1 पे कितना चार्ज है, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, कितना कूलम जो चार्ज है आपका, उसकी बात करेंगे हम। ओके, 1 कूलम ऑफ द चार्ज इज इक्वल्स टू जो होता है आपका 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इसके इक्वल होता है आपका 1 कूलम। और कूलम को जो डिनोट करने की है वो एक C से डिनोट किया जाता है। अब Q1 × Q2 यानी कि चार्जेज हो जाएंगे आपके 1 कूलम, 2 कूलम या आइदर जो भी हैं। डिस्टेंस जो होगी वो मेजर की जाती है बिटवीन दी
सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये आ जाएगी। अब बात बचती है हमारी कूलम्ब्स कांस्टेंट जिसको बोलते हैं के की। तो देखिए के जो है आपका ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये जो वैल्यू होती है ये अपनी किसकी होती है, ये के की वैल्यू होती है, जिसके अंदर आपका एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट इट इज permittivity in free space and epsilon r is the permittivity in relative permittivity. It is relative permittivity। अब permittivity क्या होती है, परमिटिविटी हम साधारण भाषा में लेमैन टर्म्स के अंदर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से क्या होती है, परमिशन होती है, आज्ञा होती है कि किस लेवल तक किसी ऑब्जेक्ट या मीडियम के अंदर, किस मीडियम के अंदर करंट या चार्जेज जो है फ्लो कर सकते हैं, उसकी परमिशन होती है। कुछ मीडियम ऐसे होंगे, ऐसे माध्यम होंगे, मीडियम का मतलब हो सकता है एयर, मीडियम का मतलब हो सकता है वाटर, मीडियम का मतलब हो सकता है आपका प्लास्टिक, मीडियम का मतलब हो सकता है मेटल। ये सभी क्या कहलाते हैं, मीडियम कहलाते हैं, जिसमें से चार्जेस या तो फ्लो कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो परमिटिविटी का मतलब है कि वो परमिशन की किस हद तक कितने अमाउंट में चार्ज फ्लो हो सकता है। जितनी अच्छी परमिटिविटी होगी दैट मीन्स इट इज ए गुड कंडक्टर, ये परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी तो आपकी जो एप्सिलॉन नॉट होती है ये हमारे फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस जो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड में, फ्री स्पेस की जो आपकी परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन नॉट या एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है। और आपका एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में जो एक रिलेटिव चेंज आता है परमिटिविटी का, उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और आपका एप्सिलॉन होता है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो ये किसी पर्टिकुलर मीडियम की, मीडियम जैसे मैंने बताया कि एयर हो सकती है, मीडियम आपका वाटर हो सकता है, मीडियम आपका कोई भी मेटल हो सकता है, तो उसकी डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इससे निकाली जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर जो है आपकी ये रेस्पेक्टिव परमिटिविटी है। एंड परमिटिविटी का मतलब होता है द अलाउंस और द लेवल ऑफ द परमिशन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस उस मीडियम के अंदर, पर्टिकुलर मीडियम में कितना है। सो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कूलम्ब्स लॉ है क्या, इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एंड आपका जो एक मैग्नीट्यूड को हम डिराइव कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, वैल्यू क्या होती है, और डायरेक्शन इसकी क्या हो सकती है फोर्स की यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेज, वो हमने डिस्कस की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक फील करता है कोई भी चार्ज को, यदि किसी मीडियम में रखा जाता है तो उस मीडियम के अंदर क्या होता है, उस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से एक फील्ड जनरेट हो जाता है। कोई भी मीडियम, मान लीजिए कि ओपन एयर के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, वो चार्ज्ड पार्टिकल चाहे तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, उस चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी प्रेजेंस की वजह से इसके चारों ओर, इसके एक अराउंड हम सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स फील करेंगे। और वो जो फोर्स फील होगा वो कोई भी टाइप का हो, लेकिन वो किसकी वजह से होगा, इसकी इस प्रेजेंस की वजह से होगा इसके अराउंड। तो जितने एरिया के अंदर, मान लीजिए इतने एरिया में इस पर्टिकुलर चार्ज की प्रेजेंस की वजह से कोई फोर्स फील किया जा रहा है, आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, दोनों टाइप का हो सकता है। ये जो फोर्स फील कितने एरिया में किया जा रहा है वो इस चार्ज पार्टिकल का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अगेन
इन सर्टेन सिंपल टर्म्स आई एम सेइंग, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से स्पेस में या किसी मीडियम के अंदर जो फोर्स फील होता है अदर बॉडीज पे, वो पर्टिकुलर एरिया आपका क्या कहलाता है, उस चार्ज पार्टिकल की वजह से वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। द फील्ड अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट आइदर द अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग फोर्स, यही हमने बात की थी कि अपने अराउंड कितने एरिया के अंदर ये अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स को एक्सर्ट करता है, वो पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर ये कर रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। सो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके अराउंड कितने एरिया में वो फोर्स फील हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हो गया। और वो फोर्स फील होता है कहाँ पे, कितना होता है, उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा जो चार्ज है, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसके अराउंड जो फील हो रहा है, इसको हम एक दिखाने के लिए इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस, जो कि रियल में कोई फिजिकल प्रेजेंट नहीं होती हैं, इमेजिन की हुई होती हैं, उन इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं टू डिसाइड द एरिया और द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, क्योंकि ये रियल में कोई ऐसी लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ये इस एक तरीके से प्रेजेंट होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यदि डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, सबसे पहले फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कहने का मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में से आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे ये कंसीडर किया जाता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ये आप रिमेंबर करेंगे। सो ये जो पॉजिटिव फील्ड है, चार्ज है, इस पे कोई भी दो इसी चार्ज की निकलने वाली कोई भी दो जो फील्ड लाइन होंगी ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यानी कि एक काइंड ऑफ कोई भी दो लाइन होती है वो इंटरसेक्ट कब नहीं करती हैं, या तो वो पैरेलल हो या फिर वो हमेशा क्या हो, एक अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो, कभी भी उनकी डायरेक्शंस मैच नहीं हो, तो इस वजह से क्या होती है, लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर कैसे आएगा, आपका मेंस के अंदर जो सिंपल क्वेश्चन है वो इस टाइप से आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। 5 नंबर के अंदर जो है एक सिंपल और स्वीट एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो है आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं हम इनको, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है इनके बारे में बताइए। 5 मार्क्स में 5 प्रॉपर्टी आपको बतानी होंगी, अच्छे से इनको एक्सप्लेन करना होगा विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। साथ में अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, तो इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग और विच आर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। इनमें से कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं। तो उसमें से आपको जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसमें से 1 2 3 ABCD जो ट्रू हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ होगा, एंड जो फॉल्स हैं उनका एक अलग उसमें मिलेगा आपको कि ये प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। सो यहाँ से दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, प्री का भी क्वेश्चन बनता है और आपका मेंस का भी क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और सबसे पहले अगर आप 5 मार्क्स के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक लाइन में आप डेफिनेशन जरूर लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं उस एरिया को जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज फील किया जाता है। जितने एरिया में चार्ज की प्रेजेंस को फील किया जाता है फोर्स की वजह से, चाहे वो फोर्स पॉजिटिव अट्रैक्टिव हो या जो आपका रिपल्सिव हो, उसको रिप्रेजेंट करने की जो इमेजिनरी लाइंस हैं
इस पूरे एरिया को, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आपकी वो इंटरसेक्ट नहीं करती, और उसकी दो ही कंडीशन मैंने बताई, या तो पैरेलल होती हैं वो हमेशा, या आपस में क्या होती है, उनकी डायरेक्शंस कभी मैच नहीं होती, इसी वजह से वो क्या है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। मतलब जो आपका ये चार्ज है, इस चार्ज की सरफेस हमने यहाँ पे ये लगा दी, कोई भी आपकी मान लीजिए ये एक फील्ड लाइंस है, इस टाइप से आपकी ये जो फील्ड लाइंस है ये आपका चार्ज है, यहाँ पे ये एक चार्ज मान सकते हैं, ये पूरे मेरा जो पाम एरिया है इसको, और इसमें से ये क्या निकल रही है, आपकी फील्ड लाइंस निकल रही हैं जो मेरी फिंगर्स हैं। अब इसको कैसे समझना हमें कि कोई भी मैंने सरफेस एरिया लिया, सरफेस एरिया क्या होता है, इस टाइप से मैं लूंगी, तो ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा इस सरफेस एरिया के क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं, एक परपेंडिकुलर रहती है। यदि इस डायरेक्शन में ले रही हूं तो मैं सरफेस एरिया ऐसे लूंगी, तो ये पाम एरिया में यदि मैंने क्या कंसीडर किया, चार्ज कंसीडर किया है, और ये मैंने सरफेस एरिया इस टाइप से लिया, तो यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इस टाइप से होंगी। ये जो पेन दिख रहा है आपको, ये फील्ड लाइंस, क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज से क्या हो रही है, आउटवर्ड जा रही है, और इनवर्ड भी आ रही होंगी, नेगेटिव चार्ज भी होगा तो वो इस टाइप से इनवर्ड आ रही होंगी, तो सरफेस एरिया के क्या हो गई, फिर से परपेंडिकुलर हो गई, तो 90 के डायरेक्शन के अंदर। सो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, आपके किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया के साथ में परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उस सरफेस एरिया के निकलती हैं, इस टाइप से 90 का एंगल बना करके। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी जो कि हमने स्टडी की है, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ये परपेंडिकुलर वाला जो सीन है, इस पे जो है आपका प्रीलिम्स के अंदर आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फील्ड लाइंस जो है, स्ट्रॉन्ग यदि फील्ड है, अगर हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड अनुभव किया जा रहा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्सन है, स्ट्रॉन्ग है, एकदम से पास जाते ही फील हो रहा है कि स्ट्रॉन्गली या अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन तभी डेवलप होती है यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो दैट मीन्स वहां पे लाइंस जो हैं वो नजदीक नजदीक हैं, फील्ड की लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, नजदीक हैं। और यदि वीक फील्ड है, दैट मीन्स जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंट हैं, दूर दूर हैं। सो मैं एग्जाम्पल के लिए इस चीज को समझा रही हूं आपको। यहाँ पे देखें, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई सरफेस रखेंगे और कोई ऑब्जेक्ट इसके पास में आएगा, तो यहाँ पे कौन सा है कि फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक नजदीक है, क्लोजर हैं, तो यहाँ पे जो फील्ड है उसका फोर्स स्ट्रॉन्ग फील होगा। और जहां पे ये वाली लाइन है, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो मान लीजिए हम एक और पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे रिपल्सन फील जरूर होगा, रिपल्सन जो है फील होगा, लेकिन कम होगा, वीक होगा इन कंपेरिजन टू दिस। सो ये चार्ज के बिल्कुल नजदीक ही है ऐसा नहीं होता, क्योंकि चार्ज के बिल्कुल नजदीक क्या होता है, लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपका क्या होता है, मान लीजिए कोई चार्ज है, इससे फील्ड लाइन फोर्सेस जो है इस टाइप से निकल रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई अदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए सीमेंट का ब्लॉक वगैरह रखा हुआ है, तो उस वजह से ये जो लाइंस हैं ये ऑब्स्ट्रैक्ट हो गई। अब आगे जो फर्दर हैं वो यही लाइन ऑफ फोर्सेज है। अब यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसको क्या होगा, वीकर अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा इन कंपैरिजन टू यहाँ पे कोई भी बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रोंगर होगा, स्ट्रोंगर फोर्स फील होगा। यही इसमें बताया कि जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे क्या है, नंबर जो है ज्यादा है और यहाँ पे नंबर जो है आपका कम है, तो नंबर कम होगा तो कौन सा होता है, वीक होता है, और नंबर यदि ज्यादा है फील्ड लाइंस के, यानी कि डेंस मीडियम है, फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा डेंसर है, ज्यादा क्लोजर है, तो वहां पे आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड
प्रेजेंट या प्रेजेंस हमें फील होती है। ये हमने पढ़ी। थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ द लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये भी बिल्कुल क्लियर है आपका कि मान लीजिए कि यहां पे इस टाइप से फील्ड लाइंस हैं, तो ये आपका यदि 3 कूलम्ब चार्ज है, ये आपका 3 कूलम्ब चार्ज है, तो आपका क्या हो जाएगा, इतनी फील्ड लाइंस हैं। यदि मैंने इसको बढ़ा करके 3 से 5 कर दिया तो आपकी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो चार्ज के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। यानी कि यदि आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो तो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ में स्वाभाविक सी बात है कि उसकी प्रेजेंस जो है आसपास के एरिया में ज्यादा स्ट्रोंगर फील होगी, और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी लाइंस हैं, ये सिंबॉलिक हैं कि ये प्रेजेंट करने के लिए कि आसपास हमें यहाँ पे इसका पर्टिकुलर चार्ज का फील्ड जो है प्रेजेंस हमें फील हो रही है। तो यदि हम 3 कूलम्ब से यदि हम 5 कूलम्ब पे जा रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि 3 कूलम्ब से 5 कूलम्ब का चार्ज है वो बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, तो उसका फील्ड के अंदर उसकी प्रेजेंस है, उसका फोर्स है वो बढ़ गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यदि हमने इसको इतनी लाइंस के साथ में रिप्रेजेंट किया था तो हम 5 कूलम्ब को क्या करेंगे, आपका ज्यादा लाइंस के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। सो द नंबर ऑफ लाइंस, यहां पे नंबर ऑफ लाइंस जो है, लाइंस कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं आपकी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वो प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ये हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की। सो दिस वाज द फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि हमने स्टडी की है। इसके अलावा जो है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, यानी कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटगोइंग होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे जो क्या है आपकी एंड होती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से हमेशा आउटगोइंग है, पॉजिटिव चार्ज से आउटगोइंग है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। सो अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आसपास रखा गया है तो वहां पे फील्ड ऑफ लाइंस को हम किस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको देखेंगे। देखिए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की ओर आती हैं। सो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे इस टाइप से, एंड नेगेटिव पे क्या होती हैं, यदि एंड हो रही होती हैं, नेगेटिव की ओर आ रही होती हैं। सो यदि पॉजिटिव नेगेटिव आसपास प्रेजेंट हैं तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और आपका नेगेटिव पे इस टाइप से ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपकी डेवलप होती है यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को इस प्रकार से रखते हैं। तो ये आपकी हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड किस पे जा करके होती हैं, यानी कि वो खत्म उनका लूप कहाँ पे होता है, वो नेगेटिव पे, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस की ओर हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव। तो इट्स a loop like structure which developed when the two charges, one is the positive and a negative charges, are kept adjointly और आसपास जब रखा जाता है तो ये एक स्ट्रक्चर जो है आपकी डेवलप होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ द चार्ज इज सिंगल देन द स्टार्ट्स और एंड एट द इंफिनिटी ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि यदि चार्ज सिंगल है, यानी कि यदि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो इससे सिर्फ स्टार्ट हुई,
पास में कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो किस पे जाकर के ये एंड होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर जा सकती थी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन यदि इसके पास में कोई और चार्ज ही नहीं है तो ये स्टार्ट तो होती है यहाँ से और एंड होती है इन्फिनिटी पे, पता नहीं कहाँ तक लास्ट तक ये जाती है। ये इमेजिनरी लाइंस को हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका द लाइन्स कर्व्स आर द कंटिन्यूस इन ए चार्ज फ्री रीजन। ऑब्वियस सी बात है कि बाकी कोई यदि एक्सटर्नल चार्जेस यदि प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहां पे क्या होता है, लाइन और जो फील्ड्स और कर्व होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं इन ए चार्ज फ्री रीजन। एक्सटर्नल चार्ज यदि प्रेजेंट नहीं होता है। वन मोर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद दीज आर, ये जो लाइंस होती हैं आपकी, इनके ऊपर जो कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है और किसी इंफिनिटी पे जाकर के एंड हो रही हैं, तो इन लाइन ऑफ फोर्सेस ये कि कर्व फॉर्म में भी होती हैं और कंटिन्यूस भी होती हैं। तो कर्व फॉर्म के अंदर ये यहाँ पे ये स्ट्रेट है, तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे यदि हम इस कर्व के किसी भी टाइम पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है जिसको हम हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उस पॉइंट पे टेंजेंट उस कर्व की, मान लीजिए कि ये कर्व है, डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है, डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी टेंजेंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये टेंजेंट आपकी डायरेक्शन बता रही है कि डायरेक्शन ये है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व की डायरेक्शन ये है। यदि इस पॉइंट के ऊपर देखें तो इस पॉइंट के ऊपर कर्व की डायरेक्शन ये रहेगी। सो tangent at any point on a curve tells about the direction of that curve at that particular point. Similarly, in the field lines, जब हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं और उन फील्ड लाइंस के ऊपर कहीं पे भी टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो है हमें उस टेंजेंट से पता चल जाता है। ये आपकी 8th प्रॉपर्टी है। सो इट्स ऑल अबाउट स्टैटिक चार्जेस, जिसके अंदर हमने पढ़ा अभी तक जो हमारा चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है तो उसके अंदर किस टाइप के फोर्सेस क्रिएट होते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या है, एंड फाइनली व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक चार्जेस, एंड what are the electric line of forces और electric field lines और उनकी प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है। प्रॉपर्टीज पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कूलम्ब्स लॉ को भी पूछा जा सकता है। So that's all about today's session. In next session we will study about the electric current or the current electricity. Thank you so much.